करिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया, एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट है। स्टैमेन का नंबर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी किसी फ्लावर के अंदर 1 भी है, बहुत सा भी है। स्टेमेन का 2 पार्ट है, एंथर एक फिलामेंट। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड अटैच विद द थैलमस। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच विद द थैलमस आर पेटल्स। एंथर डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट पढ़ा। एंथर के अंदर 4 कार्बन, ईच कार्बन कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम चेंज इनटू मैचुरेशन। आफ्टर मैचुरेशन माइक्रोस्पोरेंजियम ही बदल के एंथर सैक बना गया, ये पॉलन सैक बोला गया। पॉलन सैक में ये 4 टाइप की वाल लेयर पाई गई। अब उसका नाम क्या था? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, जिसमें टेप्टम इंपॉर्टेंट है। टेप्टम का टाइप न पढ़ो, बस कितना है बस याद रखो कि टेप्टम इनरमोस्ट लेयर, सिंगल सेल लेयर, प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग pollen grain. Teptum contain more than 1 nucleus. Ploidy of teptum is, तो टेप्टम की प्लॉइडी क्या होगी ये बताएंगे। उसमें न्यूक्लियस का नंबर मोर देन 1, और न्यूक्लियस का मोर देन 1 होने का कारण क्या है? तो 3 न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद बताया वहाँ टेप्टम के एंथर के अंदर होमोजेनियस टिश्यू जो है उनको कहेंगे स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू की प्लॉइडी यूएन होती है और वही बदल जाता है पीएमसी में। पीएमसी का दूसरा नाम पोटेंशियल पॉलन कहा गया, और वो पीएमसी मियासिस डिवीजन द्वारा बनाएगा माइक्रोस्पोर। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो ये बात है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग निकला फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी in anther, from PMC in anther by meiosis division। ये माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल के मियासिस डिवीजन से, इस प्रोसेस को कहा गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे आप देखें जो पॉलन मदर सेल है ये डिप्लॉयड होती है, ये जब डिवाइड करेगी इससे बनेगा हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर टीट्रेट बनेगा। माइक्रोस्पोर टीट्रेट का फॉर्मेशन हुआ और फिर जब एंथर मैच्योर हो जाएगा डिहाइड्रेशन के बाद वो माइक्रोस्पोर चेंज इनटू, तो बताएंगे पॉलन ग्रेन बदल जाएगा। माइक्रोस्पोर चेंज इनटू पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन बदल गया ये भी हैप्लॉयड होगा, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड होगा। इसका मतलब कि 1 मियासिस डिवीजन हुआ, उससे 4 माइक्रोस्पोर बने या 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं नोन एज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन, अगर पूछे कि सबसे छोटा पॉलन ग्रेन किसका है तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन ये होता है
सोटिस, और ये पॉलन ग्रेन 2.5 से 5 माइक्रोमीटर साइज का होता है। 2.5 से 5 माइक्रोमीटर इस साइज का होता है, सबसे छोटा माइक्रो पॉलन ग्रेन। और लार्जेस्ट की अगर बात करो, यहाँ पे सबसे बड़े लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, तो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होता है जोस्टेरा। जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन सबसे बड़ा होता है। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होता है और 2 प्रोमिनेंट लेयर से कवर्ड होता है। आउटर लेयर को एग्जाइन कहते हैं, इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। एग्जाइन स्पोरोपोलिन केमिकल की बनी होती है। स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट केमिकल होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर का, लाइट का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एक रेजिस्ट का काम करता है। इन सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल वगैरह से बचाने का काम करता है पॉलन ग्रेन को, और फॉसिलाइजेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। प्लेस ऑफ एग्जाइन जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होता है, वो जगह का नाम, जगह को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। तो जर्मपोर वही होता है जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होती है, और जर्मपोर के द्वारा, जर्मपोर जो होगा के द्वारा पॉलन ट्यूब एग्जिट करती है। तो जर्मपोर का क्या फंक्शन हुआ? पॉलन ट्यूब को बाहर निकालने में मदद करेगी। इसके बाद ये देखोगे जो उसका न्यूक्लियस मैंने साइटोप्लाज्म है पॉलन ग्रेन का, वो डेंस होता है, वो डिवाइड करता है। माइटोटिकली पहले डिवीजन होगा, तो उसमें एक बड़ी सेल होगी, एक छोटी सेल होगी। तो जो बड़ी सेल होगी उसका नाम वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सेल है उसका नाम जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्जर है, डेंस साइटोप्लाज्म है, इरेगुलर उसमें न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल ये इम्बेडेड होती हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर, वो उसमें एक स्पिंडल से वो होती हैं। और ये 2 सेल स्टेज जो बना है, तो करीब 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन ये 2 सेल स्टेज पर होता है, जिसमें एक का नाम वेजिटेटिव सेल, दूसरे का नाम जनरेटिव सेल। लेकिन रेस्ट का मतलब 60% को छोड़ के, यानी 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज का होता है। इसका मतलब कि वेजिटेटिव सेल एक होगी और 2 मेल गैमेट होंगे। 2 मेल गैमेट किस सेल्स के बना? जर्म सेल की माइटोसिस डिवीजन से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और वो 2 मेल गैमेट बन गए, और एक वेजिटेटिव सेल मिल के 3 सेल बन गई, 3 सेल। तो 3 सेल कितने स्टेज पर हुआ? 60 मैंने 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये 4 सेल स्टेज पर, 3 सेल स्टेज पर ये पॉलिनेशन हुआ, और 60% में 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन हुआ। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल, spherical 25 to 50 micrometer in diameter। मतलब पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होगा, कवर्ड बाई 2 prominent layer, 2 type, covered by 2 type prominent layer, 2 type of layers के द्वारा कवर्ड होगा। उस लेयर का नाम क्या है? एक लेयर होगी आउटर, एक लेयर होगी इनर। तो जो आउटर लेयर है उसका नाम होता है एग्जाइन, आउटर लेयर इज एग्जाइन, और जो इनर लेयर होगी उसका नाम होगा एंटाइन। तो एग्जाइन और एंटाइन से मिलकर बना होता है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाइन होगा, एग्जाइन इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर। एग्जाइन इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन केमिकल का बना होगा। इसको बोलते हैं हार्डेस्ट, जो होगा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा प्लांट के अंदर, हार्डेस्ट होगा। ये रेजिस्ट का काम करता है, रेजिस्ट
विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एंजाइम इसको डिग्रेडेट नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, या कोई केमिकल एनर्जी, केमिकल एंजाइम इसको डिग्रेडेट नहीं करेगा। तो इसलिए ये यूज्ड एज फॉसिलाइजेशन, यूज्ड एज, तो बोलोगे फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के रूप में ये यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज्ड एज फॉसिलाइजेशन। द place of enzyme where sporopollenin absent, sporopollenin is absent, मतलब वह जगह जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है, एंजाइम का वह प्लेस जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है उसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर के नाम से जाना जाता है, वो जर्म पोर कहलाता है। और जर्म पोर से फायदा क्या है, ये कहोगे थ्रू विच pollen tube come out, through which pollen tube यानी एग्जिट करेगी, यहाँ से pollen tube एक तरह से निकलेगी, तो थ्रू विच pollen tube एग्जिट। एंजाइम लेयर हो गई। सेकेंड जो लेयर होगी उसका नाम एंटाइम है। तो जो एंटाइम है इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ये याद रखना होगा कि आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, एंजाइम है। वो स्पोरोपोलिन की बनी है। ये रेजिस्ट का नाम है, रेजिस्ट एक तरह से इसके ऊपर किसी एक्सटर्नल केमिकल, लाइट, टेम्परेचर, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करेगा। और ये यूज्ड एज फॉसिलाइजेशन, जगह जहाँ पर एंजाइम का वह जगह जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं होगा उस जगह को जर्म पोर कहा गया। जर्म पोर के द्वारा ही pollen ट्यूब बाहर आती है। वैसे पूछे कि pollen ट्यूब बनाता कौन है, एंजाइम लेयर, बट बाहर आने में कौन मदद करता है, एंजाइम। तो एंजाइम इनरमोस्ट लेयर होगी, इनरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके बाद यहाँ पर टर्म है न्यूक्लियस ऑफ pollen grain डिवाइड। pollen grain का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद ये 2 टाइप ऑफ सेल्स बनेगी, 2 टाइप की सेल बनेगी। और उस 2 टाइप की सेल में एक सेल बड़ी होगी जिसका नाम वेजिटेटिव सेल दे रहे हैं, वेजिटेटिव सेल है। और एक को बोलेंगे जनरेटिव सेल। मतलब ये हुआ pollen grain, ये न्यूक्लियस इसका है, ये डिवाइड किया। ये pollen grain का कौन डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस से एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल बनी। ये pollen grain की माइटोसिस होने से जो बड़ी सेल है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल। इस बड़ी सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, और छोटी जो सेल है उसका नाम जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल ये लार्ज होगी, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इरेगुलर इसमें न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल स्मॉलर होंगी, स्मॉलर, और इम्बेडेड होंगी, इम्बेडेड इन वेजिटेटिव सेल स्पेंडिल सेल होती है, स्पेंडिल सेल। ये इनका शेप होगा। उसके बाद फिर ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेंगी। मतलब कि जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन, डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ मेल, माने प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। यहाँ पर टाइप ना बताओ, प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। वेजिटेट यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा जनरेटिव सेल का, प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट
ये 2 मेल गैमेट बन गए। इस तरह से एक 3 सेल स्टेज आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना पॉलिनेशन एट सेल स्टेज, मतलब किस सेल स्टेज पर हुआ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन। तो आप बताओगे 2 सेल स्टेज अगर देखा जाए तो 2 सेल में वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। इस 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल पर पॉलिनेशन होगा। इसके बाद 3 सेल स्टेज देखें तो 3 सेल में एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल ये गैमेट होगा। ये करीब 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये पॉलिनेशन हुआ। वैसे साइकस में पूछा जाए 3 सेल, पाइनस में 4 सेल, इफेड्रा में 5 सेल और 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। इसके बाद जो पॉलन ग्रेन होता है ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट का काम करता है। नीट 13 का पेपर उठा के देखे थे, क्वेश्चन पूछा था कि पॉलन ग्रेन यूज्ड है फूड सप्लीमेंट। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है 30 मिनट व्हीट और राइस की होती है, मानी व्हीट और राइस की वायबिलिटी 30 मिनट और सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी प्लांट के अंदर 1 मंथ होती है। इसके बाद पॉलन ग्रेन को अगर देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 18 वगैरह में कि पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं तो प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। वो लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस विथ लिक्विड नाइट्रोजन पर उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ये एक तरह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं, एलर्जी काज करते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। उनको पॉलन एलर्जी के नाम से जानते हैं। वो पॉलन ग्रेन पार्थिनियम का होता है जिसको कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है। कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस स्पीसीज कहा जाता है। वो इंपोर्टेड व्हीट के साथ मंगाया गया, व्हीट के साथ कंटामिनेशन कर दिया गया। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर बना कि पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, तो अगर वायबिलिटी की बात करें ये बताओ 30 मिनट और एक होता है 1 मंथ। तो कोई ऐसा भी होता है जो 1 मंथ तक जिंदा रहेगा, वायबल रहेगा, कोई 30 मिनट तक रहेगा। तो 30 मिनट का एग्जांपल ये बताएंगे व्हीट और ये राइस के अंदर होता है। और 1 मंथ की बात करो SLR याद करो, SLR यस मतलब सोलरेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी के अंदर ऐसा पाया गया। उसके बाद एक टर्म आ गया क्रायो प्रिजर्वेशन। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसको हम लोग ex-situ कंजर्वेशन में रखते हैं। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको नेटिव प्लेट से हटा दिया गया, पॉलन ग्रेन कहीं बना उसको उठा के कहीं लाया गया, तो उसको हम कहते हैं ex-situ कंजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर यहाँ कितना है -196 डिग्री सेल्सियस विथ लिक्विड यहाँ पर दिया गया क्या नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व करने को ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, इसको हम लोग ex-situ कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन, तो ex-situ कंजर्वेशन के अंदर ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाएगा। अब क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व करना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बना कि एक पॉलन ग्रेन बनाने में या एक मेल गैमेट बनाने में कितने मियासिस और कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, मैंने हाउ मेनी मियासिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मेल गैमेट। मतलब एक मेल गैमेट बनाने में जैसे पॉइंट है कि 1 मेल गैमेट, यहाँ पे एक मेल गैमेट बनाने में कितनी मियासिस और कितने माइटोसिस की ये जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन होगा।
how many meiosis and mitosis required for